नमस्कार, सी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में त्रिदीप वानखड़े जो वरिष्ठ पत्रकार है और नमस्कार। आज हमारे इस राजनीति के बदलते रंग में पूरे अमरावती लोकसभा में क्या चल रहा है, किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, कौन सी पार्टी किस पार्टी के आगे चल रही है और क्यों ये सब विवादित प्रकरण आ रहे हैं, इन सब चीजों पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित है त्रिदीप बाबू। नमस्कार। 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 लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मात्र 8 दिन बचे यहाँ से प्रचार पूरा। तो प्रचार तो 24 तारीख को खत्म हो जाएगा, जी हाँ। 26 तारीख को चुनाव। और हमें जो है उम्मीदवार ऐसे तो 37 है, लेकिन मुख्य धारा में जिसको बोल सकते, जिन पर चर्चा की जा रही है वो 3 उम्मीदवार है, भाजपा के, कांग्रेस के और प्रहार के। ऐसे में यहाँ त्रिकोणीय फाइट पहले नहीं लग रही थी, लेकिन बाद में लग रहा है त्रिशंकु फाइट हो रही। इस त्रिशंकु फाइट का जनता पर असर और उम्मीदवार पर असर क्या लगता है आपको? नहीं, पहली बात तो यह है कि अपने अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है, जिसकी प्रचार जो शुरू हुआ है, असल में देखा जाए तो 9 अप्रैल से प्रचार शुरू हुआ है क्योंकि 8 अप्रैल को सभी को चुनाव चिन्ह वितरित किए गए और उसके बाद में 9 अप्रैल से सभी ने चुनाव चिन्ह लगाकर चुनाव चिन्ह पक्ष के साथ में पोस्टरबाजी वगैरह जो पोस्टरबाजी वगैरह वो चालू करे। तो वो हिसाब से देखा जाए तो 24 अप्रैल को शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो आज 7 दिन बचे हैं, सिर्फ 7 दिन। लेकिन इसमें सोचने वाली और चिंता वाली बात यह है कि आज इस बार जितनी ताकत से प्रचार किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, हर विभाग देखिए आपकी मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो हिसाब से जन जागरण किया जा रहा है, लोगों के घर घर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज जो वातावरण सामने आ रहा है वो थोड़ा सा इस तरह से है, उत्साह थोड़ा कम नजर आ रहा है चुनाव को लेकर, शायद मुझे ऐसा जी हाँ। वो तो हमेशा की बात है, लेकिन इस बार थोड़ा ऐसा लग रहा है कि प्रतिशत बढ़ेगा मतदान का, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने बहुत मेहनत उठाई है, बहुत अच्छा जन जागरण किया है और उसकी बदौलत ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि परसेंटेज वोटों का अगर बढ़ेगा तो किसको फायदा होगा, इसको लेकर अभी बहुत चर्चाएं चालू हो गई है। क्योंकि आपको पता है कि 2019 में लगभग 65% वोटिंग हुआ था और इस बार ऐसा प्रशासन का दावा है कि जिस तरह से उन्होंने जन जागरण अभियान चलाए, इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरह की सुविधाएं दी है, आपने देखे होंगे कि 80+ जो है, 85+ जिन्होंने रजिस्टर करा है, तो उन्होंने घर घर जाकर इस बार मतदान कराया। ये ऐसा पहली बार हुआ है देश आजादी के बाद में, इस तरह की सुविधा है। पोस्टल बैलेट जो जाके कलेक्ट किया हुआ है। हाँ, ये तो पहली बार हुआ है कि दिव्यांगों को और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर जाकर मतदान की सुविधा ये पहली बार हो रही है। मतदान की सुविधा और मतदान का प्रतिशत, आपने कहा कि 65% पिछले बार था, इस बार बढ़ के यानी 5% भी बढ़ता है, 5% भी वोट बढ़ता है, 18 लाख में 90,000, 1 लाख से वोटिंग बढ़ता है पिछले बार से। पिछले बार कुछ 12 लाख के आसपास था, 65% हुआ था, इस बार क्या 13 लाख के आसपास वोटिंग जाएगा। और पिछले बार में और इस बार में फर्क आपने देखा होगा, पिछले बार 18,60,000 वोटर थे 2019 में। इस बार पहली लिस्ट जारी हुई थी 18,14,000 की और कुछ 20-21,000 पुरौनी में लगे, ऐसे 18,36,000 वोटर। पिछली बार से वोटर्स कम हुआ। उसके पीछे वोटर्स तो बढ़ा है, 5 साल में कोई जनसंख्या तो कम हुई, जनसंख्या बढ़ी है सारी, सब तरह पूरे देश में बढ़ी, तो अमरावती में बढ़ी होगी। लेकिन जो हर साल हम जो प्रतिशत देखते हैं वोटों का, जैसे कई लोगों के 2 जगह 3 जगह नाम रहते, कई लोगों के मृत्यु हो जाती उनके भी नाम रहते, कई लोग माइग्रेट हो जाते उनके भी नाम रहते, अलग मतदार संघ में लाते, ये सारे नाम शायद इस बार छाट दिए। नए नाम तो जुड़े, ये नाम भी शायद जितने बड़े होंगे उतने ही नाम छट गए। तो ऐसे भी अब एक्चुअल वोटर ज्यादा है, तो परसेंटेज तो ऐसे भी जाना, यदि प्रशासन का काम वर्क करता है और ये होता है तो प्रतिशत तो 80% के आसपास जाना चाहिए। आपको क्या लगता है 80% वोटिंग जाने की संभावना दिखती है कहीं से भी? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है चंद्रबाबू आपका, क्योंकि पिछली बार अगर 2019 की अगर बात किया जाए तो 2019 में जो वोटिंग था वो 2024 के मुकाबले मुझे ऐसा लगता है 10% अधिक था। इस बार 18,36,000 समथिंग कुछ वोटर है,
जबकि पिछले बार 2019 में यह संख्या मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 हजार वोटर से ज्यादा थी, 18,60,000। 18,60,000 थी। उस हिसाब से आज 30,000 का जो अंतर है, ये हो सकता है कि प्रशासन ने जो जिनके मतदान कार्ड पे फोटो नहीं है, जिनके एड्रेस बदल गए हैं, जिनके जो हाँ, यहाँ जो है पर ना, रहते नहीं है, हम जो बोलते हैं जो निष्क्रिय वोटर्स जो हाँ, होंगे, तो ये बात तो बहुत सही है कि आपने जो बोले है कि अवेयरनेस के बाद में जो वोट का परसेंटेज बढ़ेगा, वो अगर ये वोट रहते थे तो वो हिसाब से 80%, यदि 80% तक वोट बिल्कुल। जाता है तो सरकार के सारे प्रयास सफल है। यस, तो सरकार के प्रयास काम में, और नॉर्मल में 10% वोट बढ़ता है, 65 से यानी 70 के आसपास भी जाता है, तो भी यह एक नॉर्मल प्रक्रिया, क्योंकि जो वोट के कारण परसेंटेज कम दिखाई देता, कई जगह 3-3, 4-4 जगह लोगों के नाम रहते हैं, कई लोगों के डबल नाम रहते हैं। वो यानी हम देखते हैं कि जब कारपोरेशन का चुनाव होता है तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जहां मेंबर आने के संभाल वहां लोग नाम डाल लेते, नाम डालना तो हो जाता है लेकिन नाम डिलीट नहीं होता। ऐसे 3-3, 4-4 जगह कई लोगों के नाम है, कई लोगों के मृत्यु हो गई उनके भी नाम है, कई लोग यहाँ से छोड़ के चले गए उनके भी नाम है। तो ये सारे नाम ट्रेस करके करीब करीब मुझे लगता है कि 10% जो वोट बढ़ने की 5 साल में संभावना रहती, करीब 2 लाख के आसपास जो वोट बढ़ने चाहिए थे, वो 2 लाख ऐसे वोट कम हो गए। यानी वोट की संख्या यदि होती अभी होती तो शायद 20 से 21 लाख की नॉर्मल पोजीशन में वोटर्स होने चाहिए था। 20 लाख का यदि आप 65% समझते हो, जितना 20 लाख का 65% 13-13.5 लाख की जी हाँ, वोटिंग जी हाँ। होती है, 13-13.5 लाख की वोटिंग होती है, तो प्रशासन ने इसमें श्रेय लेने का काम नहीं है, ये नॉर्मल वोटिंग है। जी, यदि प्रशासन का प्रयास पड़ता है तो 14 से 15 लाख के आसपास यहाँ पर वोटिंग होनी चाहिए। यदि 15 लाख के आसपास वोटिंग होती है, प्रशासन का प्रयास सफल होता है, तो क्या रहेगी यहाँ की पूरी जो एक सीन किस प्रकार से बनेगा। 15 लाख वोट, नहीं 15 लाख, प्रशासन का प्रयास और नए वोटर जो जुड़े, क्योंकि नए वोटर्स भी जुड़े ना, नए वोटर 18 से के वोट हर साल पैदा होते, तो वो जुड़ जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अगर आपने थोड़ा सा मतदान जो जुड़ा है, अगर आपने देखे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो 18 साल से 30 वर्ष के जो आयु वाले जो युवा है, जो नए जुड़े हैं और 30 वर्ष तक, तो आपने देखे होंगे कि उनकी संख्या 9 लाख है। जी। माने आप अगर 18,36,000 में अगर पकड़े तो ये जो संख्या है ये लगभग 50% जा रही है, 40% जा रही है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो इस बार का जो चुनाव है वो यंग लोगों के हाथ में है। माने युवा डिसाइड कर सकते हैं, निर्णायक फैक्टर के रूप में है युवा। वो युवा है जो पहली बार वोट देने जा रहा है। यस, इसमें हाँ, उसमें आप बोल सकते हैं कि वो 10% है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु के बीच के है ये सब। तो इसमें 10% आप नए भी पकड़ लीजिए जो पहली बार जाकर वोट करेंगे। ईवीएम का बटन कैसे दबाना है, एक्चुअली इन्होंने ये सबसे पहले 18 साल के जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, इन लोगों ने ये डेमोन्स्ट्रेशन जाकर देखना चाहिए। आप 25 साल तक पकड़ लो, क्योंकि पिछले 5 साल के बाद में सीधा ही विधानसभा के बाद सीधा ही चुनाव, बीच में का कारपोरेशन का चुनाव नहीं है। एक चुनाव वो भी था, उस समय भी वोट बढ़ी जाती। जी जी। तो अभी वो चुनाव इसमें नहीं है, एक सीधा 5 साल की 18, 5, 23 यानी 23-24 साल का जो है वो भी पहली बार वोट करेगा। 18 से 24 साल के यदि हम वोटर्स निकाले तो वो इस साल के नए जुड़े हुए वोटर्स हैं, और वो उनको पहली बार अपने मत का प्रयोग करें तो क्या उत्साह रहता है पहली बार जाके ईवीएम मशीन देखने का, वोट देखने का। निश्चित रूप से 18 से 24 साल का उसका बाइफरकेशन मेरे पास भी डाटा नहीं है, आपको मैं इसके बाद में स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि 18 से 24 साल तक के मतदाता कितने जो पहली बार वोट करने जाएंगे, उसका तो 100% वोट होना ही चाहिए। और वोट का जो परसेंटेज की अपन जो सरकारी प्रयास की जो अभी ये चल रही है, निश्चित रूप से 80% की हम अपेक्षा करें यदि सरकारी प्रयास निश्चित में सफल होते। उसके बाद में ये भी वज्जर वाले शंकर बाबा ब्रांड एम्बेसडर बने हुए वोटर्स के लिए, पद्मश्री शंकर बाबा पापड़कर, वो घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, हर जगह सभा ले रहे हैं कि भाई कम से कम इस बार आप 88 से 90% अमरावती का वोट दो, ताकि पूरे देश में यह मैसेज आए कि सर्वाधिक वोट अमरावती में हुआ है। सर्वाधिक वोट अमरावती में हुआ, इस पे चर्चा हुई। अब इस वोट का आने वाले चुनाव पे किस प्रकार से असर होगा, निश्चित रूप से 65% से ऊपर यदि सीट जाती है तो चुनाव में बहुत परिणाम आएगा। क्या लगता है? नहीं, अभी जो चर्चा अपन कर रहे हैं उससे मुझे एक बात ध्यान में आई है कि आपने जिस तरह से अभी बताया, तो ये तो बहुत अच्छा एक मुद्दा है कि देखिए कि 18 से 24 वर्ष के बीच में
आपने बताया कि अभी तक जो महानगर पालिका का चुनाव होना था वो नहीं हुआ है, तो ये तो पहला चुनाव है, माने पहला ईवीएम चुनाव 18 से 23 साल वालों के लिए पहला तो चुनाव है मतदान पहली बार करेंगे। ये। तो अब ये बात मेरे ध्यान में आई कि 18 से 24 या 25 वर्ष के जो युवा है जो पहली बार वोट मतदान करेंगे। करने के लिए जाना अपन है, पहली बार वोट करने या, का सवाल तो इनके लिए प्रशासन ने आज भी 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में इन्होंने आह्वान करना चाहिए, जैसे कि कलेक्टर ऑफिस में डेमोन्स्ट्रेशन लगा है ईवीएम मशीन का कि कैसे बटन दबाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन जाके देखना चाहिए कि मतदान कैसे किया जाता है। नहीं, मेरे को एक बताओ दीदी भैया, आप प्रशासन का पक्ष ले रहे, सही में जो ईवीएम का वहाँ पे मतदान का वो है, वो वहाँ पे जाके कितने युवा देखेंगे। हमने उनको प्रस्ताव भी दिया था जब हुआ था कि भाई आप आइए हमारे चैनल पे आइए, हम पूरा यहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन करते, पूरा बताते सारा। मैंने उनको ऑफर दिया था कि भाई आपके पास बताने के लिए मेरा एकमात्र अकेला चैनल जो पूरे अमरावती से लेकर धारणी तक टीवी पे दिखता है। मेरा सोशल मीडिया बड़ा है, सोशल मीडिया मेरे यूट्यूब पे 2.25 लाख के आसपास फॉलोअर है, फेसबुक में करीब करीब 3 लाख के आसपास है। तो ये सारा बताया था, लेकिन प्रशासन कहीं पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का मीडिया से इसमें समर्थन लेती है। वो अपने सोर्स, अपने यूनिट, अपने अधिकारी, अपनी टीम, अपने ये उसमें ही सारे व्यवस्था जो जनता तक बात जानी चाहिए। अब एक गाड़ी लेके आप गांव में कितने लोगों को दिखाओगे, उतना देने का प्रयास है, लेकिन सरकार के उस ओर से कोई प्रशासन के प्रयास रहे नहीं। प्रशासन सिर्फ पूरा अपने प्रचार तंत्र में लगा, पोस्टर्स लगा दिए, वहां पे सारे पोस्टर से हवा में उखड़ गए हैं। यानी जो उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोशिश की सफलता कितनी होना इसके ऊपर ध्यान नहीं है। बिल्कुल, ये अवेयरनेस करना चाहिए उन्होंने, और जिस तरह से सिटी न्यूज़ चैनल ने उनको इतना अच्छा प्रस्ताव दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो कलेक्टर है वो यंग है, और इस बारे में उन्होंने तो वो आपका प्रस्ताव एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप के माध्यम से आज वो कम से कम 2 से 3 लाख लोगों तक पहुंचकर अवेयरनेस हो सकता है। 2 से 3 लाख नहीं दीदी भैया, 1.5 से 2 लाख डब्बे जो टीवी के डब्बे है, 2 लाख टीवी में दिखता है। 2 लाख टीवी ने एक टीवी को 5-5, 10-10 लोग देखते। 10 लाख लोगों तक पहुंचाने का मेरे पास में यंत्र है। 10 लाख लोगों तक मैं मैसेज पहुंचा सकता हूं मेरे इस चैनल के माध्यम से। इतना बड़ा यूनिट हमारा है यहाँ पे। तो मैं आप एक टीवी पे एक आदमी थोड़ी देखता है। एक टीवी पे आपके घर में 6 लोग देखते होंगे एक टीवी पे। जी हाँ, जी हाँ। मैं उस टीवी के बॉक्स की बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी यंत्रणा है। नहीं, करना चाहिए जिला प्रशासन ने, तो जिला प्रशासन का कहीं इसमें रुचि दिखी नहीं। जिला प्रशासन को इस सुविधा का उपयोग लेना चाहिए। मैं तो आह्वान करूंगा कलेक्टर सौरभ कटियार साहब से कि उन्होंने जल्द से जल्द इसके लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करके सिटी न्यूज़ चैनल का उपयोग लेना चाहिए, ताकि घर घर जाकर जो आप अभियान चला रहे हैं उसमें हमारे मीडिया का भी अगर पार्टिसिपेट हो तो क्या बुरा है। रहेगी बात तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आपके पास माध्यम एक ही है। पेपर में आप दे दो, करो, उस पर समझा, पेपर में पढ़ता है आदमी, ठीक है, कटिंग काट के रख लेगा, लेकिन उसको समझने के लिए प्रयास। बिल्कुल, आप तो लाइव दिखा सकते हैं कि आपको सबसे पहले जाकर ईवीएम मशीन पर किस तरह से मतदान करना है, बीप की आवाज होने तक आपको बटन दबाकर रखना है। इस तरह की यहाँ पे एक डमी पूरा मतदान कक्ष हम लगा सकते हैं कि पहले आपको क्या करना है। आप आया, आपकी आईडी पूछेंगे, आदमी बैठेगा, वो लेते, आप ये जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे जाएगा, फिर आपके उंगली पे शाई लगाई जाएगी। ये शाई आपकी 15 दिन तक नहीं निकलेगी। इसको निकालने का प्रयास न करें, इसको साफ करने का प्रयास न करें, इससे उंगली छिल सकती है। ये करने के बाद आप वहां जाओगे, उसके बाद में आपके पास में वहां ये रहेगा, बॉक्स के अंदर बैठना है, वहां पे आपको दबाना। आपका जो दबाया हुआ जितना क्षेत्र है, कहीं से भी वो विजनरी नहीं रहता, कहीं से भी आप उसको देख नहीं पाएंगे कि आपने किसका बटन दबाया। ये सारी चीजें समझाना बहुत ज्यादा जरूरी, जो पहली बार कर रहा है। आज भी पहली बार नहीं, दूसरी तीसरी बार तो ठीक है, बैलेट पेपर ये मशीन करके आपका वोट गलत होने को ले, फिर भी वहां पे अधिकारी बैठे तो उनको समझाना पड़ता है कि आप बटन दबाइए करके। जी हाँ, आज भी कई लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वहां पे करना पड़ता है। फिर कई बार तो अधिकारी कई बार बोलते वो 2 नंबर का दबा दो ना, वो 1 नंबर का दबा दो ना, तो ये सभी कंफ्यूजन होता है। नहीं, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ताकि मतदान का सही उपयोग होना चाहिए। रहेगी बात तो आपने जो अभी मुद्दा स्टार्टिंग में जो बताए थे कि इस बार सबसे ज्यादा, माने विदर्भ में अगर सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट होगी तो अमरावती है, क्योंकि यहाँ पर इस बार पहली बार नहीं, महाराष्ट्र में हॉट सीट है अमरावती की। अमरावती की सीटों की चर्चा पूरे देश में होती है, क्योंकि इस सीट से सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में है। इसके पहले अमरावती से कभी भी एक साथ 37 उम्मीदवार मैदान में थे। आपको पता होगा विड्रॉल के पहले इस उम्मीदवारों की संख्या लगभग 54 थी, 59 थी, और विड्रॉल होते होते ये संख्या 37 पर आ पहुंची है।
कि और अमरावती के लोकसभा मतदार संघ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार है। अब रहेगी बात इन उम्मीदवारों के बीच में जो त्रिकोण पैदा हुआ है, खास कर यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, और पहले तो सीधा सीधा मुकाबला नजर आ रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। तो आपको पता है कि कांग्रेस लगभग 28 वर्षों के बाद अमरावती जिला लोकसभा मतदार संघ से चुनाव लड़ रही है, और पंजा जो है वो 28 वर्षों के बाद आज लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। और उसी तरह से देखा जाए तो कमल, भाजपा का जो कमल है, जब से कमल भाजपा को मिला है, ये आजादी के बाद अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार ईवीएम पे लोकसभा के लिए पहली बार ईवीएम पे कमल नजर आएगा। इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ऐसा दोनों के लिए भी नया अनुभव, बिल्कुल नया अनुभव और सीधा मुकाबला था, परंतु प्रहार ने बीच में उम्मीदवार खड़ा कर दिए और सबके गणित बिगाड़ दिए। और गणित बोल सकते हैं आप ऐसा, लेकिन त्रिकोणीय जो मुकाबला है जो अमरावती में अभी हुआ है, इसके पहले भी यहाँ पर कई ऐसे उम्मीदवार आए, लेकिन इस तरह का त्रिकोणीय मुकाबला आज तक माने नहीं हो पाया। जैसे पिछले बार आपने देखे होंगे कि बहुत सशक्त उम्मीदवार के रूप में सामने आए थे गुणवंत देवपारे, और उन्होंने भी 60,000 माने 1 लाख के ऊपर भी नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इस बार बच्चू कडू साथ में रहने के बाद, बच्चू कडू जी का 2000 चुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं, दो खुद लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, सिर्फ कुछ 5 या 6,000 का अनुभव नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते उनके पास। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का उनको जो अनुभव है वो बहुत पुराना है। उस समय तो अनंतराव गुड़े जो चुनकर आए थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बच्चू कडू अपक्ष के रूप से निकले वो भी। हाँ, तो इस बार ये परिस्थिति इस बार फिर से निर्माण हुई है, तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता। अब ये सब है हमारे भाग्य विधाता जो मतदार है, मतदान करने के बाद क्या फैसला देते हैं, ये तो अब सीधा 4 जून को ही पता चलेगा। इसीलिए अभी उस पर कोई भी भाष्य करना पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, देखो, एक हम यदि एक ट्रेंड पकड़े, हम जैसे अभी आपने बताया कि 40% युवा इस मतदार क्षेत्र में, हमने देखा शिवसेना जब यहाँ पे आई थी 1985-86 में, सारा यंग जो था, यंग क्राउड, यानी थोड़ा सा एग्रेसिव जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा का पूरा शिवसेना के साथ में चले गया। और उसके बाद में शिवसेना की स्ट्रेंथ वहाँ से बढ़ती चली गई, क्योंकि एग्रेसिव और हिंदुत्ववादी इसमें यंग पूरा आ गया। अभी आप यंग देखो, यदि आप वो शिवसेना की विचारधारा जो 1986 में यहाँ पे आई थी और पिछले लगातार 2004-2016 तक हमने जिसको देखा, उस विचारधारा को, अभी उस विचारधारा को जो फॉलो कर रहे हैं प्रहार और दिनेश बुक कर रहे हैं। यदि आज यंग का कोई आइकॉन आप मानते हो, क्योंकि ये प्रस्तापित पार्टी है, दोनों के दोनों लोग शिवसेना में इसलिए जाते थे, एक जोश रहता था, यंग की टीम रहती थी। आज वो शिवसेना का जो प्रतिनिधित्व रियल यानी जो हकीकत में करे, वो दोनों शिवसैनिक है। बच्चू कडू भी शिवसैनिक है, दिनेश बुक भी। तो यंग लोगों का रुझान क्या लगता है आपको, दिनेश बुक क्या बच्चू कडू की तरफ जाएगा या नरेंद्र मोदी की तरफ युवा आकर्षण बढ़ेगा? नहीं, प्रश्न तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन अभी तो क्या हुआ है कि जब से शिवसेना का 2 भाग में बंटवारा हो गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 भागों में बंटवारा हो गया, ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, इसमें यंगस्टर भी बहुत ही ज्यादा आशंकित है। नहीं, मैं उसी आशंका को आपको क्लियर करूंगा। यंग के सामने अभी जो आइकॉन बना हुआ है बच्चू कडू हमारे यहाँ पे क्रांतिकारी और आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता है। जहां पे भी उसने देखे थे, हमेशा उसकी पहचान बनी है आंदोलनकारी और क्रांतिकारी। तो यंग टीम क्रांतिकारी, यानी शिवसेना की विचारधारा क्रांतिकारी विचारधारा थी। यदि विचारधारा की बात करें, यदि यंग विचारधारा की तरफ आगे, क्योंकि यंग आपके पैसे से नहीं पलटेगा, यंग पीढ़ी को आपके भ्रष्टाचार से कुछ नहीं करना, यंग पीढ़ी को किसी प्रकार की लालच आप दबा नहीं सकते, यंग पीढ़ी को आप 1 पाव दारू में नहीं पटा सकते, यंग पीढ़ी को आप 500 रुपए देके नहीं पटा सकते, यंग पीढ़ी को आप ले जाओ कि वोट देके ऑटो में ले जाकर नहीं पटा सकते। यंग पीढ़ी अपना निर्णय खुद लेंगी, और वो मुझे लगता है कि क्रांतिकारी विचारधारा की तरफ जाती है। मुझे ऐसा यंग पीढ़ी को लगता है। आपको प्रस्तावित की तरफ जाएंगे, क्रांतिकारी विचारधारा अपनाती है यंग पीढ़ी? नहीं, अभी तो ये युवा तय करेंगे कि उन्हें किस तरफ जाना है। अभी तो माहौल ऐसा है कि पार्टियां, पहले कैसा था कि पहले राष्ट्रीय पार्टियां 2 ही थी, अभी प्रादेशिक पार्टियां भी बहुत सारी हो गई है। आपने देखे होंगे कि खुद शरद चंद्र पवार जी और उनके भतीजे अजीत पवार जी की अलग अलग पार्टी हो गई।
शिवसेना की बात करें तो इधर दो हो गए। शिंदे शिवसेना हो गई, इधर उद्धव साहब की शिवसेना हो गई, ऐसे दो हो गई। तो प्रादेशिक यंगस्टर, में पलट, मुख्य में नहीं धारा, मुख्य में तो कांग्रेस और बीजेपी चल ही हाँ रही है। वही है, लेकिन लेकिन अमरावती का चित्र कुछ अलग है। आप विदर्भ की अभी 5 सीटों के लिए जो कल मतदान होने जा रहा है, उसके बाद में 26 अप्रैल को जो 5 विदर्भ की जो बची सीटें हैं वो यहाँ अमरावती, यवतमाल, वाशिम में होने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि अमरावती को लेकर जो जिज्ञासा बड़े पूरे देश में है, वो किसी भी इतनी सीट के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला हो रहा है, कि आपने देखे होंगे कि खुद बच्चू कडू ये जो है वो शिंदे शिवसेना के साथ में पहले दिन से खड़े हैं। एनडीए में थे। यस, महाविकास महायुति में वो पहले दिन से खड़े हैं, और अचानक उन्होंने इस तरह का निर्णय क्यों लिया, ये भी जनता के लिए एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि विधायक बच्चू कडू इस तरह का स्टैंड क्यों ले रहे हैं। आज संजय राउत की प्रेस थी, हमने पूछा भी उनमें कि एक घटक एनडीए से आता है और एक आपका शिवसैनिक महाविकास आघाड़ी जाता है, दोनों मिलके एक टीम बनाते हैं और उस टीम का पूरा एक मुख्य धारा में आ जाते हैं। अब उन्होंने बल्कि डाल दिया, लेकिन यदि कोई शिवसैनिक महाविकास आघाड़ी से जाता, एनडीए से जाता, तो दोनों पे फर्क तो पड़ना स्वाभाविक है ना, क्योंकि प्रहार का खुद का अपना वोट बैंक है। वो वोट यदि इसमें घटक में रहते तो वोट बैंक सीधा सीधा अभी एनडीए के पास में जाता। तो आज की तारीख में यहाँ पे एनडीए से जो सीट खड़ी नवनीत राणा की, मेरे ख्याल से मुझे लगता है बच्चों को उनके साथ में तो कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई उनको चुन के आने में शंका नहीं होती थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ा वोट बैंक, दूसरा जातिगत समीकरण, ये सारी चीजों का अमरावती के वोटर्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अमरावती का वोटर ठीक है मन बना लिया, लेकिन आकलन निकालने में सबसे कंफ्यूजन है, अभी कुछ समझ में नहीं आया। जैसे आपने कहा कि युवा कहाँ जाएंगे अभी अनिश्चित है, फिर बाकी वोटर्स कहाँ जाएंगे अभी अनिश्चित है। सब मतपेटी में बंद होंगे 26 तारीख को, और उसका परिणाम मालूम पड़ेगा हमको 4 जून को। जैसा कि अभी आपने फिर से एक सवाल किए, तो अभी जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि देखिए कि यहाँ पर प्रहार जो है, प्रहार के जो उम्मीदवार है दिनेश बुब, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ में मैदान में उतरे हैं। लेकिन अब देखिए कि क्या हुआ कि बाजू की जो सीटें अकोला, बुल्ढाना, यहाँ आपने देखे होंगे कि सब खबरें आई है कि विधायक बच्चू कडू ने अपने प्रहार का जो समर्थन है वो अकोला के कांग्रेस के डॉक्टर अभय पाटिल को दिया है, और उधर बुल्ढाना में भी दिया है, रामटेक में भी कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो कैसा है कि आप एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए की घटक भी है, इंडिया की घटक भी है, और दूसरी तरफ आप दूसरे जो आस पड़ोस की जो सीटें हैं वहां पर वो आप समर्थन दे रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा कैसा है कि कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ये कंफ्यूजन का ऐसा असर ना हो कि अमरावती की पड़े, क्योंकि आसपास सीटें है ना, आपने देखे होंगे कि हमेशा होता है कि आसपास की जो सीटें है उसकी हवा यहाँ, उसकी हवा यहाँ जाती है। तो मुझे लगता है कि इतने वर्षों से जो राजनीति के चाणक्य है बच्चू कडू जी, इन्होंने किस तरह का ये फैसला किया कि इधर अकोला में कांग्रेस का समर्थन किया जाए, कांग्रेस के खिलाफ रामटेक में कांग्रेस का समर्थन किया जाए, और यहाँ आप अपने गृह जिले में कांग्रेस के खिलाफ में लड़ रहे। तो थोड़ा सा इस बात को लेकर लोगों में भी कंफ्यूजन बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से लोग, या अभी जो आप बताए युवा वर्ग डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तय नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है। और रहेगी बात तो 26 अप्रैल को गुप्त मतदान से ये जाहिर हो जाएगा, और 4 जून को उसका फैसला आ जाएगा। ये थे हमारे साथ में त्रिदीप वानखड़े, जो अमरावती भास्कर के ब्यूरो चीफ है और वरिष्ठ पत्रकार है और राजनीतिक विश्लेषक है। पिछले 40 सालों से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं और राजनीति में सक्रिय है। निश्चित रूप से इनका अनुभव कुछ न कुछ यहाँ पर कहता है। कहते कहते कह दिया कि युवा अभी निश्चित रूप से डिसाइड नहीं कर पाएगी किसके साथ में जाना है, केंद्र के साथ में जाना है, या हम कहेंगे प्रादेशिक के जाना है, या शहर के साथ में जाना है। शहर के साथ में जाना है और शहर के नेताओं के साथ में जाना है तो उनको प्रहार चुनना पड़ेगा। यदि देश की बात करते हैं तो उन्हें भाजपा चुनना पड़ेगा, कांग्रेस चुनना पड़ेगा। ये सारी चुनाव में युवा किस तरफ कन्वर्ट होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन युवा पीढ़ी का मतदान जो पहली बार कर रहे हैं, पहली बार वो मतदान जो किसी के नहीं है, किसी के वोट बैंक के फिक्स नहीं है, किसी की प्रॉपर्टीज नहीं है। बाकी लोग परिवार के पूरे प्रॉपर्टी होते हैं, इसमें ये युवा किसी की प्रॉपर्टी नहीं। इनको जो समझा देगा, जो कन्विंस कर देगा, वह उसके हक में यह मतदान जाने की संभावना है। अब 8 दिनों में किस प्रकार इन युवाओं को आकर्षित किया जाता है, यह तो तीनों नेताओं पे और तीनों की पॉलिसी पे निर्भर करता है।
महत्वपूर्ण जानकारी और कई मुद्दों पे नई बहस हुई है आज दीप वानखेड़े के साथ में, और भी ऐसी मुलाकात आपके साथ में होती रहेगी। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल है। यदि आपको व्हाट्सएप पे भी इसके लिंक चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हैं। आपको लगातार इसकी सूचनाएं आती रहेगी। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब, फेसबुक, जो जिस सोशल प्लेटफॉर्म से आप ट्विटर से जुड़े हो, टेलीग्राम से जुड़े हो, यूट्यूब से, जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको सब जगह मिलेगा। और घर बैठे आप अपने इस टीवी पे भी देखें, आप फास्ट वे पे, GTPL पे, नेक्स्ट पे, सिटी केबल पे, सभी प्लेटफॉर्म पे आप यह चैनल देख पाते हैं। यदि आपके यहाँ चैनल नहीं दिख रहा तो अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें, वह आपको व्यवस्था करके देगा। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद चंदू बाबू, धन्यवाद सिटी न्यूज़ और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।